फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप KFLG में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की, यानी घूर्णन गति की। अब घूर्णन गति चैप्टर हार्ड है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, जैसे भी है वो सब चीज़ें होती रहती हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी से मतलब बच्चों यही है कि कोई भी दो पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है d, ये अनचेंज होगी, यह नहीं बदलेगी, यह फिक्स रहेगी, ये कहलाती है। यदि इन दो बिंदुओं के, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी नहीं बदले तो वह रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड। और यदि बदल जाती है, कभी स्प्रिंग है, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये फिक्स नहीं है, कभी तो ये स्प्रिंग और नज़दीक आ जाएगी, कभी ये स्प्रिंग और दूर चली जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ मान लीजिए। और तो इस तरह से ये रिजिड बॉडी नहीं है। इसको हम यदि लीनियर मूव करवाओ चाहे रोटेशनल करवाओ तो वह रिजिड बॉडी के अंतर्गत हमारे इसमें आती रहती है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एनी बॉडीज रिमेन फिक्स्ड और इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में जो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है, बस यही रिजिड बॉडी में समझने के लिए। दूसरी बात बच्चों, हम यहाँ बात करेंगे रोटेशनल की, और इस रोटेशनल के साथ साथ हम ट्रांसलेशन की भी हम बात करेंगे। रोटेशनल तो जैसे ये एक रिजिड बॉडी हो गई और ये ओमेगा जो अपने ही अक्ष के ऊपर, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसके चारों ओर ये यूं चक्कर काट रहा है, तो वो रोटेशनल हो गया। और ये जो बॉडी है ये साथ साथ आगे मूव भी कर रही है v वेलोसिटी से। जैसे टायर है, वो टायर क्या करता है, यूँ इस तरह से घूमता भी जाता है और साथ साथ आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें रोटेशनल भी हो गया और ट्रांसलेशन भी हो गया, है ना। ट्रांसलेशनल मतलब स्थानांतरण भी हो गया। तो यह एक पॉइंट और ध्यान रखिए, रोटेशनल में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये आप जानते हो, पीछे आप पढ़ चुके हो, कोणीय वेग। और ट्रांसलेशनल स्थानांतरण गति है, ये इसमें मेन बात है। हाँ, तो बच्चों इस चैप्टर में हम जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण में जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैरेलल अक्ष यानी लंबवत अक्षों की प्रमेय, और दूसरी होती है पैरेलल अक्ष यानी समांतर अक्षों की प्रमेय, और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सेस यानी लंबवत अक्षों की प्रमेय, इनसे पूछा जाएगा। साथ ही हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग की बात करेंगे। कोणीय संवेग बैलेंस मतलब साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट में जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एक लीनियर मोमेंटम पीछे आप पढ़ चुके हो, रेखीय संवेग, ये कोणीय संवेग। साथ ही रोलिंग यानी घूर्णन से संबंधित, और फिर लास्ट में है टॉर्क, बल, आघूर्ण, इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। हाँ, तो बच्चों रोटेशनल में जो पीछे अभी आपको बताया रिजिड बॉडी, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, उसी के लिए ही है रोटेशनल एप्लीकेबल है। और नॉन रिजिड बॉडी के लिए यह रोटेशनल मोशन एप्लीकेबल नहीं है। सर्कुलर जो मोशन होता है, जिसको हम
जो वृत्तीय गति होती है उसका एक स्पेशल केस है ये, जो रोटेशनल मोशन है उसका एक स्पेशल केस है। और यह कतई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सर्कुलर मोशन हैं वो सारे के सारे रोटेशनल मोशन हो। ठीक है, जैसे दूरी में से जैसे डिस्टेंस का एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसको हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यह कतई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक यही है कि सर्कुलर मोशन का एक स्पेशल केस रोटेशनल मोशन है। एनर्जी दो प्रकार की होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh होता है, तो जिसमें m पूरे सिस्टम का मास होता है, g है ही, और h हम पोटेंशियल एनर्जी में सेंटर ऑफ मास यूज में लेंगे। परंतु काइनेटिक एनर्जी यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो जनरली काइनेटिक एनर्जी लीनियर हाफ mv² होती है, और इधर हो जाएगा ये I ओमेगा स्क्वायर। यहाँ जो हम I निकालेंगे यह डू नॉट यूज सेंटर ऑफ मास, यहाँ हम I सेंटर ऑफ मास रिलेटेड नहीं लेंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम आगे I की बात करेंगे। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो कि मास और जो डिस्टेंस है बिटवीन द जो रोटेशनल एक्सेस है, जो एक्सेस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस ये एक याद रखें कि ये एक एक्सेस है, यहाँ ये एक्सेस यूँ रोटेशनल कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो जो मास है उस मास की जो ये रेडियस है या डिस्टेंस है वो हमारे r होती है, और ये r क्या होगी, 90 डिग्री वाली होगी। बस ये याद रखें, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट भी सीधी होती है, ये भी सीधी है, लेकिन एंगल जो इस एक्सेस के द्वारा 90 डिग्री बनाया जाएगा। साथ ही खूब सारे छोटे छोटे मासेज हैं तो उनका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, dm इंटू आर स्क्वायर हो जाता है, I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यह ध्यान रखें। अब यहाँ हम बात करते हैं एक रिंग की। एक रिंग जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होता है, I इक्वल्स टू mr²। 11th में आपने इसको पूरा प्रूव किया होगा, वो mr²। यदि हम इस रिंग का यूँ इस तरह से हाफ रिंग ले लेते हैं, सेमी सर्कल रिंग, और इसके रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें यूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो भी दोस्तों यूँ इस तरह से यदि हम लेते हैं तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² भी होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कट पीस है किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत कटा हुआ है, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो,
इसका मतलब जो डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से मतलब ये है कि यह पूरी जगह न होकर यहाँ सारा मास है और यहाँ थोड़ा थोड़ा है, या फिर यहीं सारा मास है, या फिर ये मास यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है यहाँ कम है। कैसे भी हो, यदि ये सर्कल के रूप में है टोटल मास m हम ले लेते हैं, और यदि ये हाफ है, यदि ये और थोड़ा सा यूँ पिज़्ज़ा का एक छोटा सा पार्ट काट लिया, यहाँ ये यूँ रोटेट हो रही है, ये r है, ये m है, ये r है, तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m। ठीक है बच्चों। ठीक इसी प्रकार ये तो है रिंग। यदि हम इसकी जगह डिस्क ले लेते हैं, ये अंदर से ये भरी हुई है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr²/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। और वही नियम है, यदि ये डिस्क आधी है, सेमी के रूप में है, या क्वार्टर के रूप में है, या अन्य किसी में है, तो भी उसका, या डिस्क्रीट है, नॉन डिस्क्रीट है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो कि जो रोटेशनल एक्सेस है उसके रेस्पेक्ट में mr²/2 होता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम यदि कोई रॉड की बात करें, ये मान लीजिए एक रॉड ले ली A और B, और यहाँ हमने इस रॉड को यूँ हम घुमा रहे हैं, ठीक है, यूँ घुमा रहे हैं, और इसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो यहाँ हम इसको करते हैं, तो इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो याद रखें ml²/12 होता है। L लेंथ की है और m मास की रॉड है, इसका ml²/12 होता है। यदि हम इसके पैरेलल में यहाँ एक एक्सेस और ले लें, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा के ml²/3 हो जाता है। ये याद रखें, कुछ चीज़ें याद ही करनी हैं तो याद कर ली। ठीक इसी प्रकार यदि हम यूँ एक सिलेंडर की बात करें, यदि अंदर से ये खाली है और इस एक्सेस के बात करें, तो ये इस तरह से हमारे पास रिंग कट रही हैं, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। अंदर से ये भरा हुआ है तो फिर ये mr²/2 हो जाएगा। सॉलिड है या होलो है, सॉलिड है तो mr²/2, यदि होलो है तो I आ जाएगा mr²। ऐसे ही हम यदि ये एक सॉलिड R है और m इसका मास है, सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर की बात करें तो I आप याद रखें 2/5 mr² होता है, और ये I होता है 2/3 mr²। ये होता है होलो, ये होता है होलो स्फेयर, और ये होता है अपने सॉलिड स्फेयर। ठीक है। साथ ही हम होलो कॉन की बात करते हैं, तो होलो कॉन में ये इस तरह से, ये R, ये इसकी H हाइट है, ये m मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I mr²/2। साथ ही हम यदि सॉलिड कॉन की बात करते हैं, तो सॉलिड कॉन में बच्चों
हो जाएगा, h हाइट है और r रेडियस है, ये सॉलिड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/10 mr²। ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3/10। तो ये कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, इसको प्रूव करके आपने 11th में देखा ही होगा।